जब बात हो रही है यहाँ पर इंडिया की, तो मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ, थोड़ा आपको पीछे से लेके जाता हूँ मैं। देखना यहाँ पर ध्यान से, मैं आपको थोड़ा इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर मोर कंसर्न अबाउट आवर इंडियन इकोनॉमी। तो मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स कैसे आगे से आगे डेवलप हुई मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। दोस्तों यहाँ ये मैं बना रहा हूँ इंडिया। इंडिया वॉज अ रिसोर्स रिच कंट्री, शुरू से ही इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री। तो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारा रिसोर्सेज है, ठीक है, बहुत सारा रिसोर्सेज है। अब क्या होता है, इस रिसोर्सेज को देखकर ब्रिटिशर्स, जो है इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है या ब्रिटिशर्स में अगर बोलूं, वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसको देखकर ये अट्रैक्ट होते हैं ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में आते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन में, तो वो ऐसा होता है वहां पर। और इंडिया में क्या करते हैं, फिर वो 200 साल तक रूल करते हैं दोस्तों, 200 ईयर्स तक रूल करते हैं, ठीक है। इस दौरान वो क्या करते हैं दोस्तों, इस दौरान वो क्या करते हैं, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, मैंने आपको बताया, तो इंडिया में बहुत सारा कॉटन उगता है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से कॉटन को शिप्स में लेकर जाते हैं। यहाँ देखना, ये शिप बना रहा हूँ मैं, ये शिप में कॉटन लेके जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा हुआ है कि वहां पर ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्री सेटअप करी हुई है जो कॉटन से मैन्युफैक्चर करती है क्लोथ्स। क्या करती है, कॉटन से मैन्युफैक्चर करती है क्लोथ्स। तो यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई हुई है जिसके अंदर कॉटन आता है और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट निकलता है क्लोथ्स, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट। वो फिर से वो क्या करते हैं, क्लोथ्स को इंडिया में भेज देते हैं। यानी अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप इंडिया में नहीं करी, फैक्ट्री सारी सेटअप करी इंग्लैंड में या फिर ब्रिटेन में। और इसके कारण हो क्या रहा है, जो भी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो रहा है वो हो रहा है ब्रिटेन में, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो खरीद रहे हैं वो वहां से खरीद रहे हैं, तो वहां पर जो भी उनका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हो रहा है ब्रिटेन में। तो तरक्की किसकी हो रही है, तरक्की हो रही है ब्रिटेन की, लेकिन रिसोर्सेज किसके यूज किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज जो कि स्केर्स है, मैंने आपको बताया, वो यूज किए जा रहे हैं इंडिया के। इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके फिनिश प्रोडक्ट डेवलपमेंट ब्रिटेन में करके फिर से उन प्रोडक्ट को बना के इंडिया में ही दे रहे हैं, इंडिया के लोगों को ही बेच रहे हैं और महंगे प्राइजेस में। तो यहां पर इंडिया को पूरा एक्सप्लोर किया जा रहा था। ऐसा किया गया 200 ईयर्स तक, अराउंड 200 ईयर्स तक ऐसा किया गया। इसके बाद 1947 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, इस टाइम इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी वो मैं आपको बताता हूं। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो थी स्टेगनेंट, स्टेगनेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी दैट टाइम वाज स्टेगनेंट इकोनॉमी। यानी स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें ना तो कोई ग्रोथ हो रही है, यानी कि आजकल तो क्या है, चलो जीडीपी बढ़ रही है 7-8% से, लेकिन उस टाइम क्या स्टेगनेंट इकोनॉमी, यानी कि कोई कुछ ज्यादा इकोनॉमी में पेस ही नहीं, कोई गति ही नहीं है, इकोनॉमी बस स्टेगनेंट है, मतलब रुकी हुई सी है वहां पर ही जहां पर है। तो ठीक है, वहां पर कोई इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी 0% ग्रोथ इन इकोनॉमी, आप उसको बोल सकते हैं कि इकोनॉमी वहीं की वहीं रुकी हुई है, कोई इकोनॉमिक आउटपुट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मतलब वहां पर कोई इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ नहीं रहा है, वो उतना का उतना ही है। आर यू गेटिंग दिस? तो उस टाइम में इंडियन इकोनॉमी जो थी वो थी स्टेगनेंट। और इंडिया में जॉब्स नहीं थी, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ब्रिटेन में सेटअप की गई थी। अच्छा, जॉब्स नहीं थी, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया में ज्यादातर जो लोग थे वो रूरल इंडिया में रहते थे। अर्बन इंडिया में केवल, अर्बन एरिया में अराउंड 2-3% पॉपुलेशन ही अर्बन एरिया में रहती थी, उसके अलावा सभी लोग रूरल एरिया में रहते थे। और इंडिया में 70% पॉपुलेशन जो थी दोस्तों, 70% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, ठीक है। और यहां पर शॉकिंग बात यह है कि जो 30% पॉपुलेशन अदर सर्विसेज में इन्वॉल्व थी ना, जो अदर फंक्शंस करती थी इकोनॉमी में, अदर फंक्शंस जो करती थी, यहां पर शॉकिंग बात यह है कि जो 30% पॉपुलेशन अदर फंक्शन करती थी वो भी जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट करती थी, और जो 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी वो भी जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट करती थी। यानी हुआ क्या, हो क्या रहा था कि 70% people were involved in agriculture activities and they were contributing only 50% to the Indian GDP, and बाकी बचे हुए खाली 30% लोग हैं ना, वो भी उनके बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। यानी कि एग्रीकल्चर पे इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेस्ट थी। इसके कारण इंडिया की जो जीडीपी की रेट थी वो जीडीपी ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं था एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इंडिया की इकोनॉमी की ये उस टाइम हालत थी 1947 में। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर फिर इंडियन इकोनॉमी थोड़ी चली, और यहाँ पर हम आते हैं 1951 के टाइम में। 1951 के टाइम में इंडिया 5 ईयर प्लान्स लेके आता है, एक कंसेप्ट लेके आता है, 5 ईयर प्लान्स हम बनाएंगे जिसमें हम 5 ईयर के कुछ टारगेट सेट करेंगे और फिर 5 साल बाद उनको एनालाइज करेंगे कि क्या वो कितने अचीव होते हैं या फिर हमें उनमें कुछ रेक्टिफिकेशंस करने हैं। तो देखना 1951 से 1956 तक आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान,
ठीक है, यहाँ तक एकदम कुछ ज़्यादा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। फिर आया 1956 से लेकर 1961 वाला सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्या आया? सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो जो ये 1956 से 1961 वाला सेकेंड 5 ईयर प्लान आया ना, इसने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ इस वाले इकोनॉमी में, इसमें एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। इस सेकंड 5 ईयर प्लान में एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई जिसके अंदर ये था कि इंडिया विल फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी। इंडिया विल फॉलो मिक्स इकोनॉमी पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी इस सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से 1961 का पीरियड था, उसके अंदर जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया उसके अंदर ये लिखा गया कि इंडिया विल फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी का मतलब यह है कि पहले क्या होता था कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। सारे के सारे गुड्स जो है वो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करती थी। जो टीवी या जो भी ऐसे चीजें भी होती थी ना, वो भी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करती थी। जो मारुति कार आज है ना, आज वो प्राइवेट है, लेकिन पहले मारुति जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ऐसे काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उस टाइम। अच्छा, तो यहां पर क्या था कि ज्यादातर कंट्रोल गवर्नमेंट का था, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी में क्या होने वाला था कि जो भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर या मैं बोल सकता हूं पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है वो केवल कुछ इसेंशियल या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि काफी देश की जो अपन बोलते हैं देश के जो सेंटिमेंट्स या फिर बोल सकते हैं कि देश की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट को खुद के कंट्रोल में रहना, वो इंडस्ट्रीज केवल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। उसके अलावा पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देगी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट यहां पर अपने पास रख के चलेगी रेलवे, या फिर हो गया डिफेंस, या फिर होगी हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि एटॉमिक इंडस्ट्रीज, या फिर मेटल से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज बताता हूं जैसे कि जिंक इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक जो था, जिंक इंडस्ट्रीज अपने पास रख के चलेगी। वैसे ही कुछ कोल इंडस्ट्रीज अपने पास रख के चलेगी, और ऐसा करके पूरा था कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होगी। ठीक है, वैसे एयरवेज अपने पास रख के चलेगी। तो यहां पर कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज ही गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख के चलेगी। बाकी चीजें क्या कर देगी गवर्नमेंट? बाकी चीजें प्राइवेट को बोल देगी यू आर फ्री टू सेट अप द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर्स, ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी को फॉलो किया गया। एंड यहां से फिर कोई मेजर ऐसा कुछ चेंज नहीं आया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंडिया के अंदर टिल 1991 ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट या ऐसा कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ऐसा चलता रहा उसके आगे। फिर हुआ आया 1991 का पीरियड। इस टाइम क्या हुआ 1991 के पीरियड में? यहां देखना, यहां पर इंडिया की हालत ऐसी थी कि देयर वॉज ओनली 15 डेज रिजर्व वॉज देयर वॉज 15 days reserve left to import crude oil। यानी इंडिया जो है, क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल, यानी कि उसको फिर रिफाइन करके और उससे फिर अलग अलग टाइप का फ्यूल बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, या फिर जो एयरक्राफ्ट में जो एविएशन फ्यूल आता है। मतलब कि जो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, वो इंडिया क्या करता है, इंडिया के पास इतने रिजर्व्स नहीं है ऑयल के, तो वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और पहले भी करता था। 1991 के टाइम पे उस टाइम इंडिया के पास केवल इतना ही पैसा बचा था जिससे वो सिर्फ 15 दिन का क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट कर पाए। सिर्फ इतना पैसा इंडिया के पास बचा था दोस्तों। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा, और अगर 15 दिन में क्रूड ऑयल खत्म हो जाता तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती। मतलब पेट्रोल इज वेरी एसेंशियल टू रन मेरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो है ही है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के 15 दिन का पैसा बचा होना इंडिया के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर होता है, यहाँ पर रोल में आते हैं, यस, यहाँ पर रोल में आते हैं दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो थे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये उस टाइम के इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनके पास उस टाइम डिसीजन लेना था इनको कि अभी ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशन से इंडिया को कैसे निकाला जाए। तो वो अप्रोच करते हैं आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, लोन देने के लिए इंडिया को, ताकि इंडिया जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर पाए 15 दिन के बाद भी, उसके पास पैसा खत्म ना हो या पैसा उसके पास लोन के थ्रू आए। तो आईएमएफ को अप्रोच करती है। लेकिन आईएमएफ उस टाइम क्या बोलता है, आईएमएफ बोलता है मैं लोन उसी शर्त पे दूंगा, उसी कंडीशन पे दूंगा कि इफ आप अपनी इंडियन इकोनॉमी को ओपन करें या अपनी इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा फ्री करें। फ्री इन द सेंस, इसके पहले क्या होता था, 1991 के पहले इंडिया में ऐसा होता था कि इंडिया में किसी बाहर वाली कंपनीज को, एमएनसीज को इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करने का अलाउ नहीं था।
वैसे इंडियन कंपनीज को ज्यादा बाहर इंडस्ट्री सेटअप करना अलाउ नहीं था। इसके अलावा इंपोर्ट को लेकर बहुत सारे हैवी रेस्ट्रिक्शंस थे। इसके अलावा एक्सपोर्ट को लेकर भी बहुत हैवी रेस्ट्रिक्शंस थे। तो इसके कारण क्या हो रहा था, इंडियन इकोनॉमी जो है वो इतना ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको हैवी प्लांट एंड मशीनरी जो इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है उसे इंपोर्ट करना रहेगा और गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करना रहेगा, तभी इंडिया का रिजल्ट जो है बढ़ पाएगा। फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का तभी बढ़ पाएगा जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा उस टाइम नहीं हो रहा था। इसके कारण इंडिया इतना ग्लोबल जो बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इतना इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ा अलग थलग सा था, उनके साथ इतना इंटीग्रेट नहीं था कि वहां से उनके साथ ट्रेड रिलेशन हो इंडिया के। तो इसके कारण क्या हो रहा था ना, आईएमएफ ने बोला कि आप अगर अपनी इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा फ्री करेंगे, बाहर वाली कंपनीज को अलाउ करेंगे इंडिया के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करना, और इंडिया वाली जो कंपनीज है उनको थोड़ा फ्रीडम देंगे बाहर एक्सपोर्ट करना और बाहर इंडस्ट्री से लगाना, तभी हम आपको लोन देंगे। तो मनमोहन सिंह यहां पर लेके आते हैं एक नई पॉलिसी जिसका नाम था, आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन और दोस्तों ग्लोबलाइजेशन, ये जो है पॉलिसी, ये उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, अगर मैं बोलूं ज्यादा हिंदी अगर अच्छे से बोलूं तो उनके नेतृत्व में ये पॉलिसी लाई गई एलपीजी वाली। और दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आखिर इसका मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लॉज एंड रेगुलेशन जो इंडिया में है उनको लिबरल करना, यानी कि एक्सपोर्ट को लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटाना, इंपोर्ट को लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटाना। और जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब यह है कि इंडिया को ग्लोबली फ्रीडम देना कि यहाँ की इंडस्ट्रीज बाहर इंडस्ट्री सेटअप कर पाए और बाहर वाली कंपनियां यहाँ फैक्ट्री लगा पाए, ताकि यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े, यहाँ की और ज्यादा तरक्की हो, ऐसी फ्रीडम लाना ग्लोबलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन क्या, कि प्राइवेट सेक्टर को और भी ज्यादा फ्रीडम देना। भले 1951 से 1956 के बाद जो 5 ईयर प्लान आया था, दैट इज सेकंड 5 ईयर प्लान, जो 1956 से 1961 तक था, उसमें भले इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी एडॉप्ट कर ली थी, बट इतने अच्छे से उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ और प्राइवेट सेक्टर फिर भी इतना ज्यादा फ्री नहीं था इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इसके लिए यहां पर प्राइवेटाइजेशन का और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए एलपीजी पॉलिसी में भी प्राइवेटाइजेशन का प्रावधान रखा गया। और प्राइवेटाइजेशन में यह होने वाला था कि प्राइवेट सेक्टर को और भी ज्यादा फ्रीडम मिलने वाली है दोस्तों। यहां पर अब पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बिकने वाली है प्राइवेट सेक्टर को। अब उन इंडस्ट्रीज को रन करेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जिन इंडस्ट्रीज को रन करता है उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, लेकिन भले इनका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो अच्छी होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार आता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज देने से इकोनॉमी पे सोशल वेलफेयर जो होता है ना मोटिव, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। यानी कि इन पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है, इनका जो मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, बराबर। सोशल वेलफेयर हमने देखा था ऊपर, और जीडीपी की ग्रोथ ऐसा देखा था करके। तो सोशल वेलफेयर जो है इनका मोटिव होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज देने के कारण ये जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं होता है। ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, फुलफिल नहीं होता, ऐसा इकोनॉमिस्ट कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं बता दूं इसको काउंटर करते हुए, कुछ इकोनॉमिस्ट वापस से इसके जवाब में काउंटर करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज देने के बावजूद भी, इसके देने के बावजूद भी क्या होगा, इसको देने के बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि सोशल वेलफेयर नहीं होगा, बल्कि सोशल वेलफेयर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज बेचने के बाद भी। वो कैसे हो सकता है, यहां देखना। प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज बेची, मतलब फ्रीडम दी कि आप भी ये इस सेक्टर में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस में ले लो, या चलो इंडिया का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यूएसए का ना छेड़ते हुए इंडिया का एग्जांपल दूं, तो ऑयल ले लो। तो देखना ऑयल सेक्टर जो है उसको अगर गवर्नमेंट फ्री करती है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकता है, जैसे कि रिलायंस ने जामनगर के अंदर रिफाइनरी लगाई हुई है। आर यू गेटिंग दिस? तो यहां पर क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीडम है, पब्लिक सेक्टर को भी फ्रीडम है। यहां पर क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देने के कारण, मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देने के बावजूद भी सोशल वेलफेयर होगा इकोनॉमी में। वो देखना कैसे होगा। यहां पर प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दी दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर को यहां फ्रीडम दी, उसके कारण देखना क्या होगा। अब यहां पर 3-4 प्लेयर्स प्राइवेट के उतर जाएंगे। प्लेयर 1 रिलायंस, प्लेयर 2 और भी ऐसे प्लेयर्स होंगे जो उतरेंगे मार्केट में, 3-4, ठीक है। यहां पर 3-4 प्लेयर ऑयल इंडस्ट्री में उतर गए, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, ऑयल इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ेगा।
ऑयल इंडस्ट्री में मैं आपको ये जो एग्जांपल है, एक्चुअली ये यूएसए में ऐसा हुआ था जब ऑयल सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया था, तो ये चीज नोटिस की गई थी। मैं आपको इंडियन कंपनी के एग्जांपल से जरूर ये बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली यूएसए में हुआ था। जो यूएसए का, जब मैं आपको फ्री इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको फ्री इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उसमें यूएसए का ये वाला एग्जांपल मैं आपको यूएसए के नजरिए से दूंगा, अभी मैं आपको इंडिया के नजरिए से दे रहा हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से सुनना। यहाँ रिलायंस और ऐसे 3-4 प्लेयर्स मार्केट में उतर जाएंगे ऑयल की इंडस्ट्री लगाने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। ऑयल इंडस्ट्रीज वो लगाएंगे, रिफाइनरी वाले या जो भी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑयल की इंडस्ट्रीज सेटअप करी, प्राइवेट बैनर से, सारे प्राइवेट बैनर से, सपोज ये 3 कुछ हाइपोथेटिकल आप कुछ भी नाम ले, तो यहाँ पर ये चारों प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे उतर गए। और आप एक बात नोटिस करना, जब भी 3-4 प्लेयर आ जाते हैं ना प्राइवेट, तो वहां पर क्या हो जाता है चालू, कंपटीशन। जैसे जियो के आने से क्या हुआ, वोडाफोन, एयरटेल, पहले जो क्या करते थे, वो क्या करते थे, वो एक्सप्लोइट करते थे, ज्यादा डेटा की प्राइसेस थी। जियो के आने से और कंपटीशन बढ़ा, और उसके कारण अल्टीमेटली बेनिफिट किसका हुआ, कस्टमर्स का। और कस्टमर का बेनिफिट होता है तो सोशल वेलफेयर हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर होगा, देखना सोशल वेलफेयर का मोटिव पूरा कैसे होगा कि 3-4 प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे मार्केट में, और 3-4 प्लेयर क्या करेंगे आपस में, कॉम्पिटिशन, ठीक है, कॉम्पिटिशन आपस में करेंगे। और कॉम्पिटिशन क्या होगा, आई एम सॉरी, कॉम्पिटिशन से क्या होगा दोस्तों, कॉम्पिटिशन बढ़ने के कारण प्राइसेस गिरेगी प्रोडक्ट की, ऑयल की प्राइसेस गिरेगी। सपोज यूएसए में ऐसा हुआ था, मैं आपको इंडिया के एग्जांपल से बता रहा हूँ कि ऑयल की प्राइसेस गिरी थी, इसके बाद क्या होगा, ऑयल की प्राइसेस गिरेगी ना, तो इससे बेनिफिट किसका होगा, कंज्यूमर्स का, या बोलूं कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का बेनिफिट होगा। और कंज्यूमर का बेनिफिट अगर होगा, जिस भी चीज में कंज्यूमर का बेनिफिट होता है, तो वहां पर आपका सोशल वेलफेयर का जो मोटिव है, दोस्तों, सोशल वेलफेयर का मोटिव आपका पूरा हो गया। कंज्यूमर का बेनिफिट हो गया तो सोशल वेलफेयर पूरा हो गया। कंज्यूमर का बेनिफिट ही तो कराना था, वो हो गया तो आपका सोशल वेलफेयर पूरा हो गया। तो लो दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर आए, 3-4 प्लेयर्स उतरे, आपस में कंपटीशन किया, प्राइसेस गिरी, कंज्यूमर का बेनिफिट हुआ और सोशल वेलफेयर हो गया। लो, सोशल वेलफेयर हो गया यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस? तो वो वाले जो इकोनॉमिस्ट थी उनको इस तरीके से काउंटर किया गया था। तो मैं यहाँ कहाँ से आ गया इतना डीप में, तो अपन थे यहाँ पर एलपीजी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको दिया थोड़ा इंडियन इकोनॉमी का बैकग्राउंड। अगर मैं आपको फिर से बताऊं, थोड़ा सा रिकैप कराऊं, तो इंडिया एज ए रिसोर्स रिच कंट्री, जो शुरू से इंडिया एज ए रिसोर्स रिच कंट्री, इसके कारण ब्रिटिशर्स या आज की तारीख में बोले तो इंग्लैंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो यहाँ पर आता है, रूल करता है 200 ईयर्स तक, जिसको हमने नाम दिया कॉलोनियल रूल, जो उसने काफी जगह इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने किया हुआ है। तो इंग्लैंड क्या करता है, यहाँ पर कॉलोनी बनाता है इंडिया को अपनी, और इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, वो इंडिया में ही लाके बेचता है, डबल प्रॉफिट कमाता है। एक तो वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने से उसका इकोनॉमी का फायदा हुआ, एक यहाँ से प्रॉफिट खींच के वहाँ ले जाता है तो उसका फायदा हुआ। तो यहाँ पर वो डबल तरीके से इंडिया की बैंड बजाता है। और दोस्तों इससे क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो जब इंडिपेंडेंस का टाइम आता है तब वो इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेंट इकोनॉमी होती है, यानी कि कोई ग्रोथ ही नहीं होती इंडियन इकोनॉमी की। इसके बाद एक बड़ा फैसला आता है 1956 से लेकर 1961 वाले सेकंड 5 ईयर प्लान में, जहां पर इंडिया की इकोनॉमी को फ्री किया जाता है। फ्री इन द सेंस थोड़ा इंडिया विल अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसा लाया जाता है। ऐसा ला कि उसमें क्या होता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर को, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दी जाती है कि आप इंडिया में इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में भी उतर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी। आर यू गेटिंग दिस? क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा होगा। फिर 1991 में एक बड़ा फैसला आता है, जब इंडिया के पास रिजर्व की कमी होती है, वो आईएमएफ के पास जाता है। आईएमएफ बोलता है कि आप अपनी इकोनॉमी को फ्री बनाओ तभी हम लोन देंगे। फिर मनमोहन सिंह एलपीजी लेके आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इसके बाद तक तो आज की इकोनॉमी की ग्रोथ आप जानते ही है, 7-8% से इकोनॉमी ग्रो हो रही है। ठीक है, अच्छा जीएसटी के टाइम पे क्या हुआ था, जीएसटी का जब आया था 1/4/2017 में, तो 1/4/2017 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, जब जीएसटी जिस फाइनेंशियल ईयर में आया 17-18, तो 17-18 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इंडिया की जीडीपी हुई थी 5.7%। मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो नॉर्मली अगर मैं एवरेज बोलूं तो 7-8% से बढ़ रही है, 7-8% से बढ़ रही है। वहां पर क्या हुआ था, जीएसटी जब आया था 2017-18 ईयर अगर मैं बोलूं, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि 17-18 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें इंडिया की जो जीडीपी है क्वार्टर 1 के अंदर वो गिरकर हो जाती है 5.7%। तो इसके कारण लोगों को लगने लगा कि जीएसटी इज अ बैड लॉ, जीएसटी इज अ बैड लॉ, बिकॉज उससे तो अपनी इंडिया की जीडीपी जो है वो गिर गई है। बट अल्टीमेटली क्या होता है, इकोनॉमी रिकवर करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी नया लॉ आता है तो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है इंडस्ट्रीज को, जैसे कि बहुत सारी कंप्लायंसेस को लेकर डिफिकल्टीज थी, बहुत सारी दूसरी डिफिकल्टीज थी। तो वो जब सॉर्ट आउट होती है तो इंडिया की जीडीपी वापस से रिवाइव होकर आती है 7% और 8% के अराउंड, फिर से थर्ड क्वार्टर ऑफ Q3 ऑफ 17-18 तक 7-8% आ जाती है। ऐसा कौन कह रहा है? क्या ऐसा मैं कह रहा हूँ, अपने मन से कह रहा हूँ? क्या लगता है आपको, ये मैं ऐसा अपने मन से बोल सकता हूँ? नहीं, ऐसा यहाँ पर लिखा है इस
आर्टिकल के अंदर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ये आर्टिकल ऐसा बोल रहा है दोस्तों, जिसका मैंने स्क्रीन कैप्चर किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। द रिजल्ट ऑफ दीज टू रिफॉर्म्स, कौन कौन से, जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन, कहाँ गया डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन के कारण, इनके रिजल्ट के कारण, इन दो रिफॉर्म के रिजल्ट के कारण जीडीपी ग्रोथ कैम क्रैशिंग डाउन, यानी कि गिरी है टू द 3 इयर्स लो ऑफ टू 5.7% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17-18। फिर इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, इट वॉज लार्जली बिकॉज ऑफ प्री जीएसटी जिटर्स एंड लिंगरिंग इफेक्ट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, यानी कि स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया कुछ इश्यूज रहते हैं, कुछ भी नया लो आता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को कंप्लायंसेस समझने में या फिर अपने उस पूरे लो के बैकग्राउंड को समझ के उसमें फिट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके कारण दोस्तों शुरू में थोड़ी इकोनॉमी की पेस स्लो रही, 5.7% रही, लेकिन फिर क्या हुआ, इकोनॉमी डिड रिकवर देयर आफ्टर टू 6.5% इन द सेकंड क्वार्टर एंड टू 7.2% इन द थर्ड क्वार्टर, यानी कि थर्ड क्वार्टर में 7% या 8% के आसपास आ गई थी, मैंने आपको ऐसा बोला था, तो वो रिकवर होती है और 7.2% हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से इकोनॉमी, देख सकते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी इफेक्ट होती है, कुछ भी नया लो आता है। इसीलिए इकोनॉमी की पढ़ाई, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जरूरी है। आज का मेरा कंक्लूजन यही है, आज के मेरे पूरे लेक्चर का मोटिव यही था कि आप लोगों के लिए आखिर इकोनॉमिक्स समझना, इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। ये पूरा लेक्चर आप देखकर समझ पाए होंगे कि आखिर एक इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस कैसे होती है, भले हम देखें कंज्यूमर की नजर से, भले हम देखें प्रोड्यूसर की नजर से, या हम देखें एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नमेंट की नजर से, हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी हमारे लिए क्यों, इकोनॉमिक्स पढ़ना हमारे लिए, इकोनॉमिक्स की बेहतर समझ हमारी जिंदगी जीने में, भले हम कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या गवर्नमेंट हो, किस तरीके से हमारी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हमको बेटर डिसीजन लेने में, बेटर चॉइसेस करने में मदद करती है इकोनॉमिक्स।